नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से दिल्ली तक विवाद के धार्मिक भोपू पर सियासत का शोर मचा हुआ है। लेकिन विवाद का यही धार्मिक शोर उत्तर प्रदेश में उफान मारने से खामोश हो गया। दरअसल सीएम की सख्ती के बाद अब तक उत्तर प्रदेश में 21,963 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। 42,332 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। विवाद खत्म करने के लिए 29,808 धर्मगुरुओं से बातचीत भी की गई और जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। इसके अलावा 46 कंपनी पीएससी भी तैनात की गई है। 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की जाएगी। योगी सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे काफी खुश हैं और अब वो खुद को योगी का मुरीद बता रहे हैं। मंदिर की दीवारों से, मस्जिद की दीवारों से हटाए जा रहे हैं विवाद के धार्मिक भोपू। योगी सरकार का संदेश साफ है कि मंदिर हो या मस्जिद या फिर गुरुद्वारा, शोर नहीं है गवारा। लगभग 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है तथा 18,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने स्वेच्छा से की है और इसके साथ साथ सभी धर्मगुरुओं ने इस संबंध में अपने वक्तव्य भी जारी किए हैं और अपने समर्थन। योगी सरकार की सख्ती के बाद सिर उठा रहा अजान बराम हनुमान का शोर खामोश हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आपसी सहमति से विवाद के आसमान में सिर उठाए धार्मिक भोपू जमीन पर उतर रहे हैं। तो सभी बड़े धर्मगुरुओं ने इसमें सहयोग जो है अपील करके किया है, तो एक समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है और हर धर्म के लोगों ने सहयोग इसमें दिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, निर्देश यही है कि संवाद बनाए। डेमोक्रेसी में अगर संवाद बनाया जाएगा तो हर संभव कार्य जो है बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से होगा। हर लाउड स्पीकर पर कोर्ट की गाइडलाइन साफ है और उसी गाइडलाइन के तहत कार्रवाई जारी है। इससे आम लोग बेहद खुश हैं। धर्मगुरु भी योगी सरकार के मुरीद हो गए हैं। तो गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है, इसे हम लाइक करते हैं। जो आवाज़ आती थी, साउंड सवेरे सवेरे बजाने लगते थे, वो जो है बंद होगी। जहाँ कहीं भी मस्जिदों में आवाज़ें तेज़ हैं वहाँ पर उस मानक के एतबार से आवाज़ें कराने का काम किया गया है। योगी सरकार की इस कार्रवाई का मुरीद सिर्फ आम जनमानस नहीं है। योगी सरकार एक्शन का इफेक्ट महाराष्ट्र तक देखा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र जहां से लाउड स्पीकर विवाद शुरू हुआ और अब तक जारी है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति जेल तक पहुंच गए। उसी महाराष्ट्र से आवाज आई है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मराठा मानुष के झंडा बरदार और महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे की है। दरअसल राज इस मुद्दे पर सीएम योगी के फैन हो गए हैं। योगी के बहाने राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। अब देखिए कि राज ठाकरे ने ट्वीट में क्या लिखा है। धार्मिक स्थलों विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और आभारी हूं। दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, लेकिन यहां सभी भोगी हैं। गौरतलब है कि लाउड स्पीकर विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये विवाद उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, सरकार एक्शन में है। नतीजा मंदिर से मस्जिद तक के विवाद के शोर खामोश हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लाउड स्पीकर को लेकर हुई कार्रवाई पर राज ठाकरे तो खुशी जता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव वो नाराज है सरकार से। कौन सा कमाल है, आपने लाउड स्पीकर हटा दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको नहीं पता? ये कमी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों लागू नहीं होने दिया? कौन अधिकारी दोषी थे? क्या ये सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? हर ऑफिस या फिर दफ्तर में काम करने वालों के लिए, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आचार संहिता पहले तय होती है। आखिर आपका आचार और व्यवहार कैसा होगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब ये व्यवस्था योगी सरकार के मंत्रियों पर भी लागू है।
पिछले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे। इस बार मंत्रियों के लिए लिखित आचरण संहिता जारी कर दी गई है। मतलब ये कि मंत्री हैं तो ऐश नहीं, काम करना होगा, जनता के हित में दायरे में रहकर काम करना होगा। यूं तो ये आदेश नया नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार है जबकि मंत्रियों के लिए आचरण संहिता जारी हुई है, जिसके अनुसार मंत्री 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते। गिफ्ट महंगा तो सरकार की संपत्ति, गिफ्ट को ट्रेजरी में जमा कराना होगा। उपहार के नाम पर कैश लेना मना है। दरअसल सरकार नहीं चाहती कि गिफ्ट के नाम पर कोई विवाद खड़ा हो या फिर सरकार पर सवाल उठे। अब देखिए आचरण संहिता में और क्या लिखा है। मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। मंत्रियों की पत्नियों को भी बतानी होगी प्रॉपर्टी। हर साल संपत्ति बताएंगे, परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं। IPS IAS अधिकारियों को भी संपत्ति बतानी होगी। योगी सरकार की इस कदम को पारदर्शिता लाने की ओर बढ़ाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन सरकार यहीं तक सीमित नहीं है। सीएम ने साफ कर दिया है कि मंत्रियों को विभाग के AC रूम में बैठकर काम नहीं करना है, ग्राउंड पर जाना है, समस्याएं हल करनी है। इसके लिए मंत्री समूह बनाकर बांट दिए गए हैं। इसके लिए शुक्रवार से रविवार तक का समय भी तय कर दिया गया है। अब देखिए किस कैबिनेट मंत्री को कौन सा मंडल मिला है। केशव प्रसाद मौर्य आगरा मंडल, ब्रजेश पाठक वाराणसी मंडल, सूर्य प्रताप शाही मेरठ मंडल, सुरेश खन्ना लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य झांसी मंडल। इसी तरह अन्य मंत्रियों को मंडल बांटे गए हैं। साथ ही ये तय कर दिया गया है कि मंत्रियों के लिए सोमवार और मंगलवार को लखनऊ में रहना जरूरी है। दूसरे राज्य या फिर विदेश का दौरा करने पर मंत्री परिषद के सामने प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। मतलब साफ है कि हर एक काम का हिसाब देना होगा, टारगेट पूरा करना होगा, उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। पारदर्शिता के मानकों, आचरण संहिता के पालन करते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश की सियासत बीते 2 दिनों से बुआ बनाम बबुआ वाली हो गई है। अखिलेश यादव का वार और BSP अध्यक्ष मायावती का पलटवार। कल शाम को अखिलेश यादव ने मायावती को निशाने पर लिया था और आज सुबह होते ही मायावती की प्रतिक्रिया सामने आ गई, वो भी तल्ख अंदाज में। हालांकि शाम होते होते अखिलेश ने एक बार फिर से हमला किया। बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को कि इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में BSP को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का PM बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ। और इस बीच एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चाहता था कि मायावती प्रधानमंत्री बने, तभी तो गठबंधन किया था। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। अखिलेश यादव एक बार फिर चैलेंज देते हुए दिख रहे हैं और साथ ही ये भी कि गठबंधन तो हमने किया ही था, तोड़ा आपने। और इधर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं की बेल की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की दलील के बाद यह तय हो गया है कि आजम खां की ईद इस बार भी जेल में ही मनेगी।
वहीं समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन की बेल पर भी सुनवाई टल गई है। ये दो तस्वीरें आपकी। दरअसल आजम खान पर दर्ज 71 केस में से 70 में बेल मिल चुकी है। माना जा रहा था कि आखिरी केस में भी जल्द ही बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूपी सरकार ने अब उस पर अड़ंगा लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि सरकार को कुछ नए तथ्य पेश करने हैं। सरकार ने नए तथ्यों को पेश करने के लिए मोहलत मांगी है। सरकार की अर्जी कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। और उधर एसपी विधायक नाहिद हसन को भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई। आज दो मामलों में नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। पहला मामला अमानत में खयानत का है, जबकि दूसरा मामला गैंगस्टर एक्ट का है। बेल पर सुनवाई टलने से नाहिद हसन को अभी कुछ दिन और जेल में ही रहना होगा। तो नाहिद हसन को भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जेल में ही आजम और नाहिद हसन की ईद इस बार मनेगी। समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता, जिनको खुद और उनके घर वालों को उम्मीद थी कि इस बार वो ईद के मौके पर जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। नाहिद हसन को राहत नहीं। हाईकोर्ट में नाहिद हसन की सुनवाई टल गई, जो आज होनी थी। दो मामलों में सुनवाई होनी थी, एक अमानत में खयानत का और दूसरा है गैंगस्टर एक्ट के तहत जुड़ा मामला। लेकिन दोनों ही मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी और ये मामला अब अगली तारीख तक के लिए टल गया है। और इस बार की ईद जेल में ही मनने वाली है नाहिद हसन की भी। और इस बीच आजम खां के परिवार से कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात की है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि आजम के परिवार को अपनी और संतों की तरफ से ईदी भेंट की है। उन्होंने कहा कि आजम खां की रिहाई इस 4 तारीख को हो या फिर अगली 4 तारीख को, लेकिन अब रिहाई तो हो ही जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मुलायम सिंह यादव का ध्यान नहीं रख पाई, वो आजम खां का ध्यान कैसे रख पाएगी। कुछ दिनों पहले ही आजम खान से मुलाकात की थी प्रमोद कृष्णम ने जेल पहुंचकर, और आज परिवार से मिले। और अब बात कर लेते हैं बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। माफिया अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद के मसूरी में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबी पर कार्रवाई की गई। तो याकूब कुरैशी पर भी शिकंजा कस दिया गया है। हापुड़, सहारनपुर और कानपुर में भी एक्शन हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। गाजियाबाद के मसूरी से मेरठ तक और हापुड़ से बलिया तक। सबसे पहले गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। यहां तालाब की जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी बसा दी गई। कॉलोनी का नाम उस्मान गढ़ी रखा गया, जो कि जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया उस्मान के नाम पर थी। बाद में अवैध निर्माण पर सुबह से ही बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा मसूरी थाना क्षेत्र की। और यहाँ पर ये है उस्मान गढ़ी इलाका है, जहाँ पर कि ये उस्मान नामक व्यक्ति का ही मकान है, जिसको यहाँ बुलडोजर के द्वारा गिराया जा रहा है। बुलडोजर की आवाज मेरठ में भी सुनाई दी। यहां अपराधी बदन सिंह बद्दो के करीबी अजय सिंह की करीब 7 दुकानों को प्रशासन ने धूल में मिला दिया। आरोप है कि दुकानों को पार्क की जमीन पर बनाया गया था। ये बदन सिंह बद्दो के गुर्गे अजय सहगल का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 7 दुकानें बनाई गई है। मेरठ के पार्क को कब्जा कर यहाँ दुकानें बनाई गई थी। प्राधिकरण ने अब इसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। करीब 20 करोड़ की संपत्ति है, जिसे आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख मेरठ और गाजियाबाद के मसूरी के अलावा बुलडोजर की धमक हापुड़ में भी सुनाई दी। यहां अवैध निर्माण को ढहा दिया गया, जबकि सहारनपुर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। उधर प्रशासन ने कानपुर में भी कार्रवाई की। प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त तो करवा ही रहा है, साथ ही साथ अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बता दें कि अवैध मीट फैक्ट्री मामले में याकूब कुरैशी परिवार के साथ फरार है। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई के जरिए साफ संदेश दिया है कि किसी भी अपराधी या फिर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हर बदलते दिन के साथ देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को कोरोना के 3,303 नए केस सामने आए और ये 47 दिनों में सबसे ज्यादा केसेस हैं। इससे पहले पिछले महीने 11 तारीख को 3,614 केस दर्ज किए गए थे। अब देखिए कि पिछले 7 दिनों में क्या स्थिति रही है। 21 अप्रैल को 2,451 केस और 22 अप्रैल को 2,527 केस सामने आए। 23 अप्रैल को आंकड़े फिर बढ़ते हैं 2,591 और 24 अप्रैल को ये बढ़कर 2,641 पहुंच जाते हैं। 25 अप्रैल की बात करते हैं 2,483 मामले रहते हैं और 26 अप्रैल को आंकड़े बढ़कर 2,927 तक पहुंच जाते हैं। 27 अप्रैल को ये आंकड़ा 3,303 तक पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस गौतम बुद्ध नगर में दर्ज किए गए हैं। इस बीच कानपुर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, वो भी आईआईटी के अंदर। आईआईटी कानपुर में कोरोना के 2 केस मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आईआईटी प्रोफेसर की पत्नी हाल ही में विदेश से वापस लौटी हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और जब जांच हुई तो आईआईटी प्रोफेसर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों को ही आईआईटी कैंपस के अंदर ही आइसोलेट किया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए बाकी लोगों की भी जांच की जा रही है। आईआईटी में मिले 2 केस के बाद कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 6 तक पहुंच गई है। उधर कानपुर के हैलेट अस्पताल में कोविड वार्ड में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। के कोविड वार्ड में आप देख सकते हैं कोविड वार्ड 19 हेल्प डेस्क पूरा बना हुआ है। आज की डेट का करंट स्टेटस की बात करें तो आईसीयू एसडीयू के टोटल 80 बेड हैं। अभी फिलहाल यहाँ कोई मरीज नहीं है। अगर आइसोलेशन की बात की 30 है, यहाँ भी कोई नहीं है। टीम पूरी मुस्तैद खड़ी है। चाहे स्टाफ की बात की जाए, स्टाफ नर्स की बात की जाए, यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद है और यहाँ से प्रिकॉशंस पूरे लिए जा रहे हैं और यहाँ की पूरी टीम अलर्ट है। कहीं ना कहीं कानपुर के आईआईटी में 2 केसेस होने के बाद कानपुर में ये संख्या 6 को पार कर चुकी है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। चौथी लहर की आशंका के बीच एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी के दावे भी हो रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर, न्यूज़ 18 के पत्रकार प्रसून तायल को 40 अंडर 40 पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टीवी पत्रकारिता में योगदान के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही अहम और खास पल, पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए अवार्ड के लिए समाचार फॉर मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। सही पूछो तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपके काम को रिकॉग्नाइज करे और अवार्ड दे, और खासकर अपने लोगों के बीच। और वैसे तो बहुत लोगों का इसके लिए बहुत धन्यवाद, जो मेरी टीम के लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, लेकिन स्पेशल थैंक्स अमीश देवगन, जिन्होंने मुझे टीम लीड करने का इतना सुनहरा मौका दिया। और न्यूज़ 18 के पत्रकार प्रीति रघुनंदन को भी अवार्ड दिया गया। टीवी पत्रकारिता में योगदान के लिए उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। न्यूज़ 18 की झोली में एक और अवार्ड है 14 अंडर 14। इस कैटेगरी के तहत पत्रकार प्रियंका कांडपाल को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। नमस्कार। यूँ तो कहा जाता है कि रिपोर्टर्स को प्रियंका कांडपाल सीनियर करस्पॉन्डेंट है न्यूज़ 18 इंडिया के। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।